बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजबरा लेक्चर नंबर 11। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ith jth एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी द m क्रॉस n मैट्रिक्स। ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसमें m क्या नंबर ऑफ रोज एंड n क्या नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे एंड ए आई इज रो एंड जे इज कॉलम। फॉर एग्जांपल A12 1 इज रो एंड सेकंड इज कॉलम। इसी तरह A23 A32 3 इज रो एंड सेकंड इज कॉलम। सो A is the vector of Rm then denoted by A1 A2 A3 up to so on An. The column are A is equal to A1 A2 A1 A2 A3 up to so on An. अब नेक्स्ट देखें डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? m क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर हों, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। हुज नॉन डायगोनल आर जीरो, जिसमें नॉन डायगोनल क्या हो? जीरो हो। अब यहाँ देखें ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इसके ऊपर जो एंट्रीज हैं ये सारी क्या हों? जीरो हों। उसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं ए आई जे। अब इसको किस तरह लिखा जा सकता है? A11 A22 A33 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें। आप इस एग्जांपल में देखें यहाँ पे भी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी ज़ीरो हैं। ये सारी डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी जो वैल्यू अगर ऊपर और नीचे ज़ीरो आ जाए उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट देखें नल मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स को कहते हैं एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उसको क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसको हम डिनोट करते हैं ओ से। अब उसकी एग्जांपल देखें। अब ये देखें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसी तरह 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 5। अब यहाँ देखें 3 क्रॉस 3 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब यहाँ देखें 3 क्रॉस 2 3 रोज 2 कॉलम, इस तरह 4 रोज 5 कॉलम। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उसका साइज सेम हो, यानी उसमें से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वो क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स। अब उसकी एग्जांपल देख लें। हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए गए, 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी एंड सी। 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब हमने बताना है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इक्वल है या ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स इक्वल है। अब यहाँ देखें ए एंड बी आर इक्वल। क्यों इक्वल है? अगर x प्लस 5 इक्वल टू 5 हो जाता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाता है, यानी x की वैल्यू 4 हो जाए तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। सो ए एंड बी इक्वल। अब यहाँ देखें ए एंड सी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका साइज डिफरेंट है। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, इसी तरह इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। ये यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है 2 क्रॉस 3 का। अब यहाँ पे बन रहा है 2 क्रॉस 2 का। अब यहाँ देखें अगर वो कह रहे हैं इन मैट्रिक्स का सम किया जाए तो सम भी हम कर सकते हैं जिसके सेम ही इंट्रीज हो, सेम ही साइज हो। अब यहाँ देखें ए और बी का हम सम कर सकते हैं, तो उन्होंने यही बात की है कि ए और बी का हम सम कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है अगर कोई स्केलर ऐड किया जाए उस मैट्रिक्स में तो क्या होगा? वो स्केलर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक नोट है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसमें नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? -1 ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह अगर ए और बी दोनों को ही नेगेटिव किया जाए यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आंसर आएगा? a माइनस बी। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखें। ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। अब यहाँ देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एंट्रीज आपस में इक्वल्स हैं।
तो इसको ऐड करेंगे 4 + 1, 0 + 1, 5 + 1, इसी तरह -1 + 3, 3 + 5 एंड 2 + 7, इन सबको ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, a + c इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि a और c की जो साइज़ है वो डिफरेंट है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम b वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसी तरह उसी वैल्यू को फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a मैट्रिक्स के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब एक थ्योरम है a b c आर 3 मैट्रिक्स, इसमें a b 3 c हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज भी सेम है, लेट r एंड s क्या है? स्केलर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनको ऐड भी किया जा सकेगा। अब थर्ड, अगर 3 वैल्यू हों तो उसको इस तरह ऐड भी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम उसके साथ आइडेंटिटी लगा लें, यानी 0 वेक्टर लगा लें, तो सेम एज इट इज़ वही वेक्टर आ जाएगा। अब अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दें एडिशन के साथ, 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं और साथ ही स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेपरेट ही ऐड होंगे, सेपरेट ऐड होंगे तो दोनों का आंसर इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह अगर 2 स्केलर ऐड हो और उसके साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होती है? जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो। अगर 1 रो है, इसी तरह 1 ही कॉलम होना चाहिए, तब वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। अब यहाँ पे भी यही कहा है कि द ऑर्डर अगर m क्रॉस n एंड n क्रॉस p, तो किस तरह होगा? p क्रॉस n एंड p क्रॉस is सेम रिजल्ट एज द लास्ट नंबर। यानी उसको किस तरह रिजल्ट करेंगे? अब यहाँ देखिए m क्रॉस n और q क्रॉस r, तो इसका मल्टीपल क्या आया है? m क्रॉस r। इसको मज़ीद है आप ना इसकी डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब डेफिनेशन है, लेट a बी द m क्रॉस n मैट्रिक्स, लेट b इज n क्रॉस p मैट्रिक्स। a हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसी तरह b जो है n क्रॉस p मैट्रिक्स है, विद द कॉलम b1 b2 अप टू so on bp, द प्रोडक्ट ऑफ a b। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए m क्रॉस n है, इसी तरह n क्रॉस p है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट और इसका सेकंड क्या हो जाएगा? m क्रॉस p। उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? a b1 अप टू so on a b p। अब यहाँ देखें a b, अब a एज इट इज़, b क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसको सेपरेट करके लिख लिया। अब इसी तरह a सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे भी यही बात की गई है कि हमारे पास a और b कोई मैट्रिक्स है m। अब a मैट्रिक्स है m क्रॉस s और b मैट्रिक्स है s क्रॉस n। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या हो जाएगा? m क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी रोज और दूसरे की कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देखें, ए बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। अब यहाँ देखें, इसमें रोज 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ देखें, रोज आपस में, रोज और कॉलम की एंट्रीज आपस में इक्वल हैं। रोज और कॉलम की एंट्री अगर आपस में इक्वल होंगी तब भी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 2 एंट्रीज हैं, इसी तरह इसकी भी 2 एंट्रीज हैं, तो ये क्या हो गई? ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब बी मैट्रिक्स को हमने लिख लिया b1 b2 b3। अब इसको हमने एक नाम दे दिया b1, ये b2 एंड ये b3। सो इसको इसी तरह सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स एज इट इज़ b1, इसी तरह ए मैट्रिक्स b2, ए मैट्रिक्स b3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा? 2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 1, इसी तरह 1 क्रॉस 4, अब प्लस माइनस 5 क्रॉस 1। अब यहाँ देखें, इसका आंसर क्या आएगा? 4 क्रॉस
2 8 प्लस 3 क्रॉस 1 3। अब इसी तरह 4 माइनस 5। अब यहाँ देखें 8 प्लस 3 11 4 माइनस 5 माइनस 1। इसी तरह ये मैट्रिक्स भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई होंगे। 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज़। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लास्ट में हमने क्या किया, ए एंड बी मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लिया। अब ए की B1 B2 एंड B3 की वैल्यू लिख ली। अब इसमें एक नोट है कि ए बी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं होगा बी ए मैट्रिक्स के। ये आप आगे जाके भी पढ़ोगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें 3 एंट्रीज हैं, इसकी भी 3 एंट्रीज हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, अब इसको हमने कॉलम 1 का नेम दे दिया, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 कॉलम 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़। अब याद है कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया C1 के साथ, इसी तरह ए मैट्रिक्स C2 के साथ, ए मैट्रिक्स C3 के साथ, एज इट इज़ ए मैट्रिक्स C4 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेम एज इट इज़ रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जब इसका रिज़ल्ट आ गया, अब यहाँ पे जस्ट उसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब यहाँ देखें ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास ए और बी कोई मैट्रिक्स है। यहाँ देखें इसकी एंट्रीज और इसकी एंट्रीज सेम है। इसको भी द नंबर ऑफ कॉलम बी इज़ नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है, यहाँ देखें इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं। एंट्रीज आपस में इक्वल्स नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो सके। पर अगर हम उसको उस तरह मल्टीप्लाई करना चाहें जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया है, सेम एज इट इज़ हम उसको उस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स में जब हम पहले करते थे क्या करते थे, इसको रो का नेम दे देते थे और कॉलम को करते थे। पर यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम, इसको कॉलम का नेम दे दिया। अब ये सेपरेटली रो यूज़ की है। अब यहाँ देखें 3 रोज़ हैं, इसी तरह 3 कॉलम बना लिए। सेपरेटली अगर हम इस तरह करें तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखें 3 रोज़, इसी तरह 3 कॉलम। इसको रोज़ का नेम दे देंगे, इसको कॉलम का नेम दे देंगे। इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैट्रिक्स ए जो है 3 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है एंड बी क्या है 5 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखें इसके लास्ट एंट्रीज भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। सो इसका साइज़ क्या है, जब हम इसको डिफाइन करेंगे 3 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, द साइज ए बी एंड बी ए इज़ डिफाइंड। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब यहाँ देखें the product of A and B is order 3 cross 5 and 5 cross 2. Will the result if 3 cross 2? 3 cross 2 कैसे आएगा, अब यहाँ देखिए इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट एंट्रीज, द रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। द बी इजी। अब अगर हम बी ए करते हैं, अब यहाँ पे तो ए बी का आंसर किया ना, इसी तरह अगर बी ए करते हैं, बी में है 5 क्रॉस 2 एंड ए में है 3 क्रॉस 5, तो क्या होगा 5 क्रॉस 5, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 क्रॉस 5 स्क्वायर मैट्रिक्स तो बन ही नहीं सकता, तो बी ए पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ देखें ए बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 का और बी मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 2 का। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए बी। रो और कॉलम को अगर हम कंप्यूट करें किस तरह कर सकते हैं, अब देखें एक्सप्लेनेशन। A matrix B is multiple with the vector x, the transform x in the vector bx, the vector
is multiple than the turn of a and the resulting vector a up to so on bx. अब यहाँ देखें a और bx, यहाँ पे अप टू सो ऑन क्यों कहा है मैंने? अब यहाँ देखें ये x हमारे पास कोई मल्टीपल हो रहा है इस वेक्टर को b को, तो आंसर क्या देगा? bx। अब इसी तरह bx जब मल्टीपल होगा a वेक्टर के साथ, a मैट्रिक्स के साथ, तो वो आंसर क्या देगा? a इंटू बी एक्स। ए बी एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स द कंप्यूटिंग मैपिंग। तो उसको क्या डिफाइन किस तरह किया गया है? ए बी के साथ। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि अगर हम a इंटू बी एक्स को मल्टीप्लाई करें और इसी तरह ए बी एक्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। यहाँ पे बस उसी को अलग अलग सेपरेटली डिफाइन किया गया है। यहाँ देखें द रो कॉलम रूल। अब वहाँ पे था रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए बी, अब यहाँ पे है रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए बी। यहाँ पे भी सेम यही है। अब इसको जस्ट कॉलम के लिहाज से अगर हम करें, ए बी हमारे पास कोई रोज और कॉलम है, तो किस तरह करेंगे? ए आई 1 बी 1 जे, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट ही कॉलम, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो उसको डिफाइन करेंगे ए बी या ए बी जे के साथ। Finding specific entries of matrix product. Sometimes we will interest in the finding specific entry of matrix product without going through the work computing entries column and contain the entries. ये बस कुछ नहीं है, बस ऐसे कंफ्यूजिंग सी बात है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है यूज द रो कॉलम रूल। अब यहाँ पे रो और कॉलम के रूल को यूज करना है। यहाँ पे इस बात को भी मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या बात की गई थी। कंप्यूट रूल द एंट्रीज ए बी फॉर मैट्रिक्स एग्जाम्पल 3। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 जो है उसको उसी की वैल्यूज को लेके फाइंड करना है रो कॉलम रूल। फाइंडिंग स्पेसिफिक एंट्री। अब कोई भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट है उसमें स्पेसिफिक एंट्रीज कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे आप देखें ए बी कोई कॉलम है, उसमें हमने स्पेसिफिक एंट्री करनी है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब ये देखें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये यूज़ करना है, तो क्या होगा? 2 क्रॉस 6 प्लस 3 क्रॉस 3। स्पेसिफिक एंट्रीज को भी हम कर सकते हैं, बाकी एंट्रीज एज इट इज़ रहेंगी, बेशक उसकी वैल्यू ना फाइंड करें, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? 21। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी सेम एज इट इज़ हमने क्या किया है? सेकंड रो को ले लिया, सेकंड कॉलम को ले लिया और सेकंड ही रो ले लिया, R2 और C2। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये रिज़ल्ट वही पहले वाला है, इन दोनों की वैल्यू लिख ली है। एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में ए और बी कोई वैल्यू दी गई है, इसमें बस यही कहा है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ देखें ए का साइज़ है 2 क्रॉस 3 एंड बी का साइज़ है 3 क्रॉस 4। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 4। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 2 क्रॉस 4। यहाँ पे यही उसको डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि अगर हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, अब यहाँ देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ देखें 2 4 प्लस 6 3, इसी तरह 0 प्लस 0 5। इसको ऐड करें, 4 2s are 8, 6 2s are 6 3s are 18। इसको ऐड करें 18 और 8 26। सो आंसर इज 26। यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है।
अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर हमारे पास फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसी तरह A B 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह AB 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसी तरह एज इट इज़ लास्ट जो है 2 रो एंड 4 कॉलम, इन सब के रिजल्ट अलग अलग फाइंड कर लिए। फाइंडिंग द स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट। अगर हमारे पास स्पेसिफिक रो हो और कॉलम, उसको किस तरह करेंगे। अब ए है कोई मैट्रिक्स, स्पेसिफिक रो कॉलम को करेंगे किस तरह। अब यहाँ देखें ए कोई वैल्यू, ए कोई मैट्रिक्स है। अब B1 B2 B3 अप टू सो ऑन Bn क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें सिमिलरली द स्पेसिफिक रो ए बी, अगर स्पेसिफिक रो ए बी है तो क्या होगा, ए बी किस तरह आ जाएंगे, ऐसे ये ए, इसी तरह बी कॉलम, इसको सेपरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में हमने क्या करना है, फाइंड द एंट्रीज ऑफ सेकंड रोज ऑफ ए बी। अब सेकंड रो को लेना है और बी की वैल्यूज़ को लिखते जाना है। अब बी की वैल्यू क्या है, ये C1 एंड ये C2। सेकंड रो को लिया है, बी की वैल्यू को लिखे हैं, तो ये एंट्रीज आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंडिंग द स्पेसिफिक रो एंड कॉलम ए बी। ए और बी है, फाइंड करना है सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एक थ्योरम है, लेट A be the M cross N matrix and B and C have size that indicate sum and product is defined। अब इसको डिफाइन करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के साथ, यानी अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अगर इसी तरह ऐड करेंगे और साथ मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब स्केलर ऐड करेंगे फॉर एनी स्केलर, और इसी तरह आइडेंटिटी, ये क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो प्रूफ है वो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या करना है, मल्टीपल करना है। अब यह देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई किया, इस रो को कॉलम के साथ, फिर इसी तरह इसी रो को इसी कॉलम के साथ, नेक्स्ट कॉलम के साथ, ये रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात है कि वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि देखें अब इसका आंसर और इसका आंसर क्या है, इक्वल नहीं है। पर ए प्लस बी एंड बी प्लस ए ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये हमेशा इक्वल आ सकते हैं, पर मल्टीपल इक्वल नहीं हो सकते। अब यहाँ देखें ए बी एंड सी, ए बी को मल्टीप्लाई किया है तो इज़ इक्वल टू ए सी, बट बी एंड सी नॉट इक्वल टू सी, ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। द प्रोडक्ट ए बी इज ज़ीरो मैट्रिक्स, यू कैन नॉट कंक्लूड द जर्नल ऑफ एंट्रीज ए ज़ीरो एंड बी ज़ीरो। अगर ए बी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स हैं तो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, ए मैट्रिक्स भी ज़ीरो एंड बी मैट्रिक्स भी ज़ीरो। अब यहाँ देखें ए बी ज़ीरो मैट्रिक्स है, कैन एदर, इसको किस तरह किया गया है, यहाँ देखें ए और बी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर ए ज़ीरो है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो ये भी ज़ीरो आंसर ले आएगा। अब नेक्स्ट देखें ए और बी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आ गया। इसी तरह इसको इसी को अगेन किया हुआ है स्पेसिफिक करके, तो इसका ये आंसर आ गया। पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी पावर क्या होता है कि ए की पावर के इज इक्वल टू ए अप टू सन, यानी ए की पावर के का क्या मतलब है कि ए इतने टर्म तक है। अब ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, के इज द पॉजिटिव इंटीजर, ए के इज डिनोटेड द प्रोडक्ट ऑफ के कॉपीज ऑफ ए, यानी ए की पावर के का मतलब है कि ए मैट्रिक्स जो है वो के टाइम तक है।
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को जब कॉलम में चेंज किया जाए उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको डिफाइन करते हैं ए ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। अब यहाँ देखें एक एग्जांपल दी गई है, ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं। अब जब इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ये रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ देखें ये रो किस में चली गई, कॉलम में चली गई। ओके, इसी तरह ए बी सी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका भी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लेंगे, इस तरह इसको भी ऐसे लिख लेंगे, सेम एज इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, ए बी इज डिनोट द मैट्रिक्स हुज साइज आर अप्रोक्सीमेट फॉर द फॉलोइंग सम एंड प्रोडक्ट। अब उन्होंने कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका किस तरह क्या करेंगे। अगर ए ट्रांसपोर्ट और उसका ट्रांसपोर्ट लिया जाए तो वो क्या आएगा, एक इक्वल। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, ये अक्सर क्विज़ में पूछी जाती हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स है तो आंसर क्या आएगा। अब इसी तरह ए प्लस बी को ऐड करें और उसका ट्रांसपोर्ट लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट फॉर एन स्केलर। अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें और उसको ट्रांसपोर्ट करें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें और सेम एज इट इज़ उसका ट्रांसपोर्ट करें तो किसका इक्वल हो जाएगा, सेपरेट अगर उसको कर लें तो उसके भी इक्वल आ जाएगा। ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक बहुत इजी है, तो इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।